हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या आपको ये क्वेश्चंस नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके लिए बेनिफिशियल आपको लगता है कि नहीं है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप ना ही तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही वीडियो के नीचे आप लोग जो है क्वेश्चन पूछता हूँ उसका कमेंट करते हैं। लोग वीडियोस देख लेते हैं, व्यूज आ जाते हैं, लेकिन ना ही आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना ही आप उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके कमेंट करते हैं। तो फिर अगर आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं ये लेक्चर सीरीज बंद कर दूंगा। फिर कुछ और जो लेक्चर सीरीज है, जो कुछ और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन कर दी जाए, क्योंकि डेली जो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 30 to 40 मिनट का लेक्चर होता है। उसको बनाने में और उसको फिर अपलोड करने में समय लगता है, और पूरा इसके लिए जो एक लेक्चर में 3 से 4 घंटे खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप हमें बता दीजिए, फिर हम ये लेक्चर सीरीज को यहीं बंद कर देंगे और कुछ दूसरे प्रोग्राम पे काम कर लेंगे। चलिए, आज का लेक्चर तो मैं शुरू कर देता हूं, और ये आज का लेक्चर कंप्लीट मिलेगा आपको। इसके अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे मौर्य पीरियड से, मौर्य काल से, मौर्य साम्राज्य से, वो सारे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल की जरूरत है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, या फिर जो एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे फोन करके पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप लोग जो है सैंपल्स चेक कर सकते हो, और स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के सैंपल वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर जिसको बोलते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो रानियों अशोक किस ये जो स्कल्पचर पर या फिर कौन सी मूर्ति शिल्प है जिस पर ये लिखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएएस 2019 में पूछा गया, आगे भी ये पूछा जाएगा। तो हुआ कंगनहल्ली। कंगनहल्ली, जहां भी नाम याद आए तो आपको याद आना चाहिए कि कंगनहल्ली किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे रानियों अशोक लिखा हुआ था। राजा अशोक लिखे होने के आपको जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस अभिलेख से। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डायस्फर किसने किया था? तो जो राजादेश जो अशोक के उसने जो आदेश दिए थे उसका विकूटन सबसे पहले किसने पढ़े थे? वो किसने पढ़े थे? यहाँ पर आपको नाम एक बहुत मशहूर है, जब भी आप सम्राट अशोक का चैप्टर पढ़ते हो या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो तो जेम्स प्रिंसेप का नाम बहुत बार आता है। तो सही उत्तर क्या है? जेम्स प्रिंसेप, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो भारतीय संस्कृत इतिहास के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जो पुराना इतिहास था, राजवंशों का इतिहास था या फिर जो वीर गाथाएं थी, उनको याद करना, कंठस्थ मतलब उसको याद करके कंठ कर लेना, उसको याद रखना। तो वो किसका काम था? चार ऑप्शन है, श्रमण, परिवारजक, अग्रहारिक या फिर मागध। सही उत्तर क्या है? मागध। तो मागध ये काम करते थे, जितनी भी वीर गाथाएं उनको याद रखते थे, उनको एज ए स्टोरी याद रखते थे और आगे वाली पुस्तकों को या आगे वाली जनरेशन को सुनाते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर भारतीय कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में पूछा गया, यहाँ पर सबसे पहले किस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया? देखिए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या फिर उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? धौली स्थित शैलकृत हाथी। अब देख लीजिए, मैं आपको अभी यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं भी नहीं पढ़ा और ना ही आपने किसी बुक में पढ़ा, ना ही किसी नोट्स में पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आप इसको याद रखिए, धौली स्थित शैलकृत हाथी। आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन ही हेल्प कर जाएगा। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में आपके साथ होगा। आपने मान लीजिए कहीं पे भी नहीं पढ़ा, कोई लेक्चर में नहीं सुना, कहीं पे नहीं सुना, फिर भी आपको जो है क्वेश्चन से ही आगे एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रखिए, आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ये क्वेश्चन यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहां से? तो 13वें शिलालेख से हमें जो है कलिंग युद्ध का विवरण है 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। तो अशोक के टोटल 14 अभिलेख हैं, उनमें सभी में अलग अलग चीजें हैं और हर एक अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पर सारी चीजें याद करने योग्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 13वां अभिलेख है। तो ये मैं कुछ आपको एक अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा
जल्दी आपको ये यूट्यूब पे ये लेक्चर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से साथ में बेल आइकन होगा, उसको दबा लीजिए। जब आप बेल आइकन दबा लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी कोई वीडियो लेक्चर अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके जो है फोन पे या आपके लैपटॉप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। तो मैं जल्दी ये 14 अभिलेख है उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो आप अभिलेख पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टफ है, सारे नहीं याद होंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 14 में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो वो मैं आपको यहाँ पर सारे करवा दूंगा एक वीडियो के अंदर, एक अलग से लेक्चर यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख हुआ है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख, यहाँ पर राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख के अंदर हुआ है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें हुआ है दूसरे अभिलेख के अंदर, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। 13वें में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, और सातवां क्वेश्चन है ये, दूसरे अभिलेख में जो है यहाँ पर दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। और 14वां अभिलेख जो है लास्ट अभिलेख है, उसमें क्या किया था, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। और जिसमें फर्स्ट है, फर्स्ट अभिलेख क्या कहता है, तो पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा के बारे में कहाँ जिक्र मिलता है, तो ये पहले अभिलेख में, पहले शिलालेख में मिलता है। और एक जो जनरली पूछ लिया जाता है, अशोक के द्वारा कहा गया था सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, तो ये किस अभिलेख में कहा गया है? सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, तो यह किस अभिलेख में कहा गया है? तो ये भी पहले अभिलेख में कहा गया है। पहले अभिलेख में सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह ये भी कहा गया था, और पशु बलि की निंदा भी पहले अभिलेख में की गई है। दूसरे में दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है, और कुछ और है पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, वो मैं आपको जब लेक्चर दूंगा तो उसमें करवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें करवाने लग गया तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चंस वैसे ही काफी चैप्टर के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देख लीजिए सत्य कथन देखने हैं, असत्य कथन देखने हैं, तो हमें यहाँ पर सत्य कथन देखने हैं। चलिए, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो यह सत्य कथन है। पहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था, तो बिल्कुल सही है ये कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनामप्रिया की उपाधि धारण की, ये बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आगे भी प्रयोग होगा, ये ऑप्शन ही आगे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। अगर आपने ये ऑप्शन कहीं नहीं भी पढ़ा हुआ, किसी बुक में नहीं देखा हुआ, फिर भी ये ऑप्शन आपको आगे जो है, ये भी इसी लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, ये तीसरा ऑप्शन। वैसे ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये डी इसका सही उत्तर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये तो अच्छे से रट गया होगा सभी को कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा गया है, तो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का और कौन क्या क्या नाम था बता दीजिए, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया कि कौटिल्य का और क्या क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इन बातों का। तो अभी मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो बताइए कि कौटिल्य के और क्या क्या नाम थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन कौन से? धर्म महामात्र, धर्मस्थनीय, अर्जुक या फिर कंटक शोधन। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे एक ध्यान में था, कंटक शोधन। मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कंटक शोधन, दूसरा मेरे ध्यान में नहीं था कि पता नहीं दूसरा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फिर अभी आप देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आसान हो जाता है, तो यहाँ पर 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो मैंने फिर ये देख लिया कि ये ठीक है। तो फिर हमें पता चल गया कि दूसरा कौन सा था, धर्मस्थनीय। तो आप याद रखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन कौन से? धर्मस्थनीय और कंटक शोधन, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए या चोरी करने के लिए इनमें से कौन सा दंड या क्या दंड दिया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा कि मौर्य काल में अगर आप टैक्स चोरी करते थे जो लोग, उनको कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर हमें सत्य कथन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोला मैसूर में जाकर 298 ईस्वी पूर्व उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में श्रवण बेलागोला जो कि मैसूर में है, वहां पर जाकर अपना जो उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, और ये जैन धर्म को मानने लगे थे। और चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप जैन धर्म के बारे में पढ़ते होंगे, मैंने आपको जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे। तो जैन धर्म की एक विधि होती है कि आखिरी समय में आप लोग जो है भूखे रहकर प्राण त्याग देंगे, तो इस विधि का क्या नाम है? इस विधि को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बता दीजिए मुझे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जैन धर्म के बारे में या बुद्ध धर्म के बारे में जाकर पढ़ लीजिए, मैंने आपको ये लेक्चर दे दिया था, उसमें सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन शायद कहीं पर अनछुआ रह गया, तो फिर भी ये ध्यान रखिए कि जैन धर्म में उस विधि का नाम क्या है। वैसे आप जाकर पढ़ लीजिए, वैसे संलेखना विधि कहते हैं। संलेखना विधि के द्वारा आखिरी समय में भूखे रहकर उपवास रखकर अपनी जान दे दी जाती है, अपना जो है शरीर त्याग दिया जाता है, वो जैन धर्म में संलेखना से उसका उसका जिक्र किया गया, तो पढ़ लेना जाकर। और यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने योग्य क्वेश्चन है। मास्की रायपुर कर्नाटक में, तो ये बिल्कुल ठीक है, मास्की जो है रायपुर कर्नाटक के अंदर है। गुर्जरा दातिया मध्य प्रदेश में है, ये भी ठीक है। निट्टूर मैसूर कर्नाटक में है, यह भी सही है। सासाराम कहाँ है? बंगाल में नहीं, सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। ओके, तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो गया? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही होगा सांची के स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ यूपी सभी याद करते हैं। रुमनदेई नेपाल की तराई क्षेत्र में है। रुमनदेई कहाँ पर है? नेपाल की तराई क्षेत्र में, ये भी ठीक है। अब निगाली सागर यह कहाँ पर है? तो निगाली सागर कहाँ पर है? बिहार के अंदर? नहीं, ये बिहार में नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? डी। निगाली सागर बिहार में नहीं बल्कि नेपाल क्षेत्र में है। तो आप इसको, जो मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, इसको याद कर लिया कीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लिया करो, इससे आपको जो है बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर देखिए 18th क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं और इस तरह उनके कुछ मतलब दिए हुए हैं कि उसका क्या मतलब था। यहाँ पर है सीता। सीता क्या है? राजकीय भूमि से होने वाली आय, बिल्कुल ठीक है। सीता उसी को बोलते थे जो राजकीय भूमि से आय होती थी राजा को। दूसरा है भाग, उपज का कुछ हिस्सा भाग के रूप में लिया जाता था, जो कि टैक्स के रूप में लिया जाता था। तीसरा है बलि, एक प्रकार का राजस्व कर था। तो यह पहले तीनों बिल्कुल ठीक है। ये चौथा जो है डी, ये गलत है, यही हमारा यहाँ पर आंसर ठीक है। हिरण्य, यहाँ पर लिखा हुआ है हिरण्य। हिरण्य क्या है? अनाज के रूप में कर, लेकिन ये जो कर था ये अनाज के रूप में नहीं बल्कि ये एक नगद कर था। ये अनाज के रूप में नहीं दिया जाता था, इसके बदले में नगद पैसा चुकाया जाता था, टैक्स में नगद पैसा देना पड़ता था हिरण्य में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस बात का। और भी कुछ टैक्सेस थे, अगर आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि सीता, सीता हो गया, राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग, उपज का कुछ हिस्सा, एक यहाँ पर लिख लीजिए प्रवेश्य, यह आयात टैक्स था। आयात टैक्स ये नियर अबाउट 20% लिया जाता था, आयात टैक्स, ध्यान रखना इसका, आयात कर। इसके अलावा निष्क्राम्य, यह एक तरह का निर्यात कर था। आयात और निर्यात कर, ये आप टैक्स सारे नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में काम आएंगे। एक प्रणय था, आपातकालीन कर, इमरजेंसी टैक्स,
बलि एक प्रकार का राजस्व कर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है। इसके अलावा हिरण्य और एक दो और रह गए हैं तो आप देख लेना बुक में, एक शायद है विष्टि। तो यह एक प्रकार का श्रम एवं बेगार होती है, निःशुल्क श्रम और बेगार करवाई जाती थी, उसको विष्टि बोलते थे। कि कुछ लोग राजा के लिए फ्री में जो है काम करेंगे, उसके बदले में वो राजा के लिए काम तो करेंगे लेकिन उनको ना ही तो कोई पैसा दिया जाएगा और ना ही उनको कुछ उनको खाना दिया जाएगा, या फिर उनको खाना प्रोवाइड करवा दिया जाता था। तो यह एक श्रम, निःशुल्क श्रम और बेगार था, उसको क्या बोलते हैं, विष्टि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विष्टि क्या था, निःशुल्क एवं बेगार, निःशुल्क श्रम एवं बेगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो जो सप्तांग सिद्धांत है उसके हिसाब से राज्य का 7वां अंग कौन सा था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो राज्य का 7वां अंग मित्र था। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यह अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज या यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड एक मेंस के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताएं या विस्तृत जानकारी दें। तो तब आपको जो है मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उससे पहले क्या था, कौन कौन सी वहां पर फेमस स्त्रियां थी जिन्होंने कुछ फेमस काम किए थे, या फिर स्त्रियों को किस नाम से बुलाया जाता था। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ मेंस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी जरूरी है। वैसे आप चिंता ना कीजिए, आपको मेंस के लेक्चर सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी यहाँ पर। उसमें डेली आपको एक या दो क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएंगे और लास्ट में इन द इवनिंग आपको जो उसका आंसर भी दिया जाएगा विद सॉल्यूशन अच्छे से। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन ढूंढना है। देख लीजिए, स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था। तो स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, असत्य कथन बताना, लेकिन यह तो सत्य कथन है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, यह भी सत्य कथन है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। तो स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। तो उस समय में जो वेश्यावृत्ति का प्रचलन बिल्कुल था। ध्यान रखना इस बात का कि मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ओके। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य काल में स्त्रियों की जो है स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति बता दें कि मौर्य काल में पहले की तुलना में वैसे तो सुरक्षित थी, लेकिन थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर जो है थोड़ी सी कम हुई थी। स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई थी, पहले से स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी डाउन हो चली गई थी। लेकिन अगर बात करें इससे पुराने टाइम में तो उनसे कुछ एक चीजें यहाँ पर, जैसे उनको और भी कुछ हक मिल गए थे यहाँ पर, जैसे पुनर्विवाह का हक उन्हें मिल गया, संपत्ति के अंदर उनको जो है अधिकार मिल गए, और ये स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाने लगा। तो कुछ यहाँ पर अच्छी स्थिति थी। तो बाकी तरह से आप मान सकते हो कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति काफी हद तक अच्छी थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, डी इसका सही उत्तर है। और आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजों को। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो कि सर इस क्वेश्चन में मेरा डाउट है। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर ढूंढना है, कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक और दो दोनों यहाँ पर ठीक है, सही उत्तर है सी। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। शासक बनने से पूर्व अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक कथन है। उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल ये भी ठीक है। काफी टाइम वो जो है गृह युद्ध में व्यस्त रहा, इसलिए उसका राज्याभिषेक काफी देर के बाद हुआ, तो निरवट 4 साल बाद हुआ।
उसने 261 ईस्वी पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8 साल बाद उसने अपना एक अंतिम युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने जो है धम्म की नीति अपना ली और युद्ध को त्याग दिया। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? डी। सभी ऑप्शन ये जो बिल्कुल सत्य कथन यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ये आपको दिए गए हैं, प्लिनी, मेगास्थनीज, एपियानस या फिर चाणक्य। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ या मौर्य काल के बारे में पढ़ा रहा हूँ और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यह किसने कहा होगा? चाणक्य ने। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब आपके ध्यान में नहीं आएगा और यहाँ पर ऑप्शन भी जो चेंज किए जा सकते हैं, ये प्लिनी, एपियनस यहाँ पर हटाए जा सकते हैं, वहां पर एक ही ऑप्शन चाणक्य मिलेगा। तो ध्यान रखना यह किसके कथन है? चाणक्य के। तो ये आपके लिए कुछ याद करने योग्य बातें होती हैं जो आपको ऑलवेज याद रखनी होती हैं। एग्जाम पास इस तरह नहीं होता कि आप कितना पढ़ रहे हो, एग्जाम पास तब होता है कि आप लोग कितना पढ़ के उसमें से कितने परसेंट याद रख पा रहे हो, और जो एग्जाम में वहां पर आपको जो याद रह रहा है और उसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही। एग्जाम तब पास होता है जब आप कम पढ़ के और उसको बिल्कुल याद रखते हो और आप जो है जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद है, फिर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका था? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यह भी चाणक्य का कथन था। निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? तो निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया था? देखिए यहाँ पर बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, धौली मुख्य शिला राजादेश, सहस्रम गौण शिला राजादेश या फिर लावरिया अराराज स्तंभ राजादेश। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन राइट आंसर क्या है? धौली मुख्य शिला राजादेश। तो जो हमने दूसरे क्वेश्चन या पता नहीं तीसरे क्वेश्चन में देखा था, ये इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन शासकों की उपाधि देवनामप्रिया थी? तो यह मैंने जब आपको क्वेश्चन करवाया था कि आप ये स्टेटमेंट पढ़ दीजिए कि जो अशोक का उत्तराधिकारी, ये फोर्थ क्वेश्चन में करवाया था, मैं भी आपको स्टेटमेंट दिखा भी देता हूं। चलिए ले चलता हूं मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन पर। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवनामप्रिया की उपाधि धारण की। तो चौथे क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट देखी, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको देखना क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन शासकों की उपाधि देवनामप्रिया की थी? तो दशरथ हमें पता है, अशोक हमें पता है। अगर आपने वो स्टेटमेंट ना पढ़ी होती तो आप क्या करते? आप दशरथ टच नहीं करते, आपको लगता कि इसका राइट आंसर क्या है? अशोक है, क्योंकि अशोक, सभी को पता है कि अशोक ने जो देवनामप्रिया की उपाधि धारण की थी। एक लगाया, चलिए कि मेरा क्वेश्चन तो ठीक हो गया, लेकिन दशरथ ने भी ये उपाधि धारण की थी, तो एक और दो दोनों इसका सही उत्तर होगा बी। इसलिए ये जो मैं आपको वीडियो सीरीज दे रहा हूँ, लेक्चर सीरीज दे रहा हूँ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट है। आपको जो है स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते काफी चीजें याद रह जाती हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। मैंने आपको एक दिन शायद पहले भी बताया था कि स्टूडेंट मुझे कह रहे थे जब एग्जाम दे के आए कि सर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लग रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आप ही पढ़ रहे हैं, आप हमारे लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सेम क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो लगेगा कि शायद सर ही हमारे लिए वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका आंसर भी आपको बिल्कुल दिमाग में रहता है कि सर ने इसका आंसर क्या बताया था। तो थोड़ा सा मेहनत करो, इन लेक्चर्स को देखो, हो सके तो लेक्चर्स को दो दो बार देखो, दो दो बार नहीं तो एक एक बार तो जरूर देख लो, ताकि सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के नीचे से निकल जाएं और आपको सारी चीजें समझ आ जाएं। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर जाकर आप काफी चीजें असेस कर सकते हैं, आपको लेटेस्ट जानकारी जॉब से रिलेटेड भी मिलती रहेगी और यहाँ पर और भी काफी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, काफी चीजें पता चल जाएंगी। काफी कुछ बुक्स की पीडीएफ स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती कि सर हमें भी पीडीएफ चाहिए, कई बार स्टूडेंट्स बुक्स असेस करना चाहता है फ्री में, तो यहाँ पर काफी बुक्स जो है फ्री में अवेलेबल रहती हैं, तो वो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एकमात्र कोई चीज हो तो वह इंपॉर्टेंट रहती है। तो कहां पर है? कंगनहल्ली, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ध्यान रखना इस बात का। किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है?
तो किस बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है? तो वो लिखा गया महावामसा में। महावामसा में सम्राट अशोक का विवरण दिया गया है। तो ध्यान रखना कि यह एक बौद्ध ग्रंथ है। अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा क्वेश्चन बौद्ध मूल ग्रंथ, तो क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा महावामसा निम्नलिखित में से किनका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, एक पुराण है, या इनमें से कोई नहीं? तो पता होना चाहिए कि महावामसा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? निम्नलिखित में से किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? अब यहाँ से आपको पता चल गया कि बौद्ध ग्रंथ में अशोक के बारे में लिखा हुआ है। अब हम उस अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं जिसमें यह बताया गया। तो वो कौन सा है? लघु शिलालेख राजादेश फर्स्ट। लघु शिलालेख राजादेश फर्स्ट जिसमें लिखा गया है। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कई बार मैं आपको बता ही देता हूँ, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए, ये तो सर हमने पढ़े ही नहीं है, ये तो मैंने किसी बुक में नहीं देखे, किसी एनसीईआरटी में नहीं देखे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं भी समझ आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएस में इतना चलता है क्योंकि कट ऑफ कभी भी 100 में से 100 नंबर स्टूडेंट नहीं ला सकता। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी कट ऑफ को नीचे रखते हैं। ये सभी के लिए एक समान रहते हैं, सभी के लिए फिर ये टफ रहते हैं। मेगास्थनीज कौन था? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। बिल्कुल ठीक है, मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था। सही उत्तर है ए। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, ये नहीं है, सही है, असत्य है, सत्य है, ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है एग्जाम में जाके। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कि स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के आधान भंडार थे। बिल्कुल ठीक है, वहां पर बुद्ध और मठवासी रहते थे और उनके स्मृति शेषों के भंडार हैं वहां पर। यह ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। तो ऐसा नहीं है कि यह ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ये जहां उनको ये पहाड़ियों में भी स्थित हो सकते थे। गांव का इलाका नहीं भी था तो भी वहां पर स्थित हो सकते थे। तो ऐसा कोई मतलब साक्ष्य नहीं है कि यह ग्रामीण इलाकों में ही स्थित थे। ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित थे। तो ये ठीक है। यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है? सी इसका सत्य कथन नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कौन समझ पाया था? तो हमने अभी पहले देखा था कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के बारे में। तो सभी चीजें वहां पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले कौन समझ पाया? जेम्स प्रिंसेप। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजादेश में नाम अशोक उत्कीर्ण है? अशोक का नाम किस राजादेश में उत्कीर्ण है? तो वह मस्की स्थित छोटा चट्टान राजादेश फर्स्ट। राइट आंसर है बी। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 29 क्वेश्चन करवाए हैं आपको। 29 क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जिसमें क्या होता है, या तो स्टेटमेंट सेम आई हुई है, स्टेटमेंट सेम है, या फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में उसी क्वेश्चन को देख के 2018 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मतलब ये कह रहा हूं मैं आपको, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अगर पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ रहा है कि 2013 के क्वेश्चन से 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो जब आप 2022 में, 2023 में, 2025 में कभी भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 2021 में दे रहे हैं एग्जाम, जब भी एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपको वहां पर हेल्प करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखना, यह लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप इसको देख लिया करो, आपका फायदा है। फिर भी डाउट हो बता दीजिए, लेक्चर सीरीज बंद करनी है तो भी बता दीजिए कि सर इसी लेक्चर सीरीज को यहीं पर समाप्त कर दो और दूसरे प्रोग्राम पे आप ध्यान दीजिए, तो फिर हम इस लेक्चर सीरीज को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे बता देना, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो फिर आगे लेक्चर नहीं आएंगे। धन्यवाद।